हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एनडी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान जीके का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने पिछला सब्जेक्ट राजस्थान कला और संस्कृति शुरू किया था। तो राजस्थान कला और संस्कृति में हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, राजस्थान की चित्रकला। पिछले लेक्चर में मैंने आपको राजस्थान की चित्रकला के कुछ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट्स बताए, जिसमें राजस्थान की चित्रकला का उद्भव, उसके बाद चित्रकला के बारे में सामान्य राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं हमने देखी, उसका मुग़ल और ईरानी चित्रकला के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी किया। तो ये सारा हम बेसिक चित्रकला का स्टार्टिंग कर चुके थे। आज अब हम चित्रकला का आगे का राजस्थान की चित्रकला में जो चित्रकला की शैलियाँ हम पढ़ते हैं, अर्थात राजस्थानी चित्रकला का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थानी चित्रकला को किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। चित्रकला के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चित्रकला का देखिए, मैंने सबसे पहले ये एक मैप लगा रखा है राजस्थान का। इस मैप में जो ये लोकेशन मैंने दिखा रखी है कुछ, ये कौन सी लोकेशन है? ये वो सारी लोकेशन है जहाँ जहाँ पर राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में चित्र बने, जहाँ से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं हमें इन राजमहलों से या ठिकानों से या फिर किसी भी प्रकार से यहाँ से सबसे ज़्यादा चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। तो वो सारे लोकेशन मैंने लिख रखे हैं। जैसे ये उदयपुर है, तो उदयपुर में हमें चित्र मिले, फिर नाथद्वारा, देवगढ़, ये चावंड उदयपुर का ही भाग है, फिर शाहपुरा। ये पांचों मैंने रेड कलर से लिख रखे हैं। उसके बाद इधर देखें तो ये बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, किशनगढ़, ये पांचों ब्लैक कलर से हैं। और इधर जयपुर, आमेर, शेखावाटी, अलवर और उनियारा, ये पांचों ग्रीन, और फिर बूंदी और कोटा दो हाड़ौती क्षेत्र में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन जिन जगहों से हमें चित्र प्राप्त हुए उनको तो हमने पर्टिकुलर एक एक शैली बोल दिया कि उदयपुर में सभी राजा महाराजाओं ने अपने अपने समय में जो जो चित्र बनवाए उनको हमने एक उदयपुर शैली बोल दिया। लेकिन इसका वर्गीकरण जब हम करेंगे तो वर्गीकरण में सबसे पहले तो इसका वर्गीकरण किया किसने है? तो सबसे इसका वर्गीकरण किया है आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थान चित्रकला का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने किया है, जिसका हमने कल जिक्र किया था कि उन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला के बारे में बताया था। उन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूताना पेंटिंग्स कहा था। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जो चित्रकला है वो राजपूतों की देन है, इस कारण इसे राजपूताना पेंटिंग्स कहा था। 1916 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी अपनी। तो उन्होंने ही इस पुस्तक में राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। अब इस वर्गीकरण में किस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है? अलग अलग स्थानों से जो हमें शैलियाँ प्राप्त हुई उनको तो एक एक शैली नाम दे दिया, लेकिन किसी एक स्थान विशेष में या क्षेत्र विशेष में कुछ शैलियों में जो समानता पाई गई, चाहे वो उनकी विशेषताओं के आधार पर समानता हो या फिर उस क्षेत्र में समानता हो, तो उनको फिर एक स्कूल बना दिया। उन सभी शैलियों को मिला करके बोल दिया कि ये सारी की सारी शैलियाँ एक साथ संबंधित हैं और उसे एक स्कूल नाम दिया गया। जैसे ये पांचों शैलियाँ मैंने रेड कलर से लिख रखी है, ये पूरा एरिया मेवाड़ कहलाता था। तो इन पांचों शैलियों को मिला करके बोल दिया कि ये मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड और शाहपुरा, पांचों शैलियाँ मेवाड़ स्कूल की शैलियाँ हो गई। उसी प्रकार ये वाली जो शैलियाँ हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, किशनगढ़, ये पांचों शैलियाँ मारवाड़ स्कूल से हो गई। इधर की हरे रंग से जो लिख रखी है, ये पांचों शैलियाँ ढूंढाड़ स्कूल से हो गई, क्योंकि जयपुर का ये क्षेत्र आपको पता है प्राचीन समय में ढूंढाड़ कहलाता था। जयपुर, आमेर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा टोंक में है। उसके बाद ये बूंदी और कोटा दो अलग से शैलियाँ हैं जो कि हाड़ौती क्षेत्र की है, तो इसे हाड़ौती स्कूल नाम दिया गया। तो इस आधार पर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये सभी शैलियाँ हैं, इनको मैं अब फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको दिखा देता हूँ, आपको नोट करवा देता हूँ। आप नोट कर लीजिएगा सभी शैलियों को, कौन कौन से स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ आती है। पहला क्वेश्चन तो इसी पर आ जाता है कई बार कि निम्न में से कौन सी शैली इस स्कूल की है या नहीं है। तो वो सारा मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ, फिर हम एक एक शैली को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए, ये मैं रफ कर देता हूँ। अब मैप के माध्यम से यदि आप पढ़ोगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, आपको लोकेशन भी याद रहेगी और सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैप देखने से। इसलिए मैंने ये सबसे पहले सारी लोकेशन, सारी शैलियाँ मैप में लिख रखी थी। अब हम इनको फ्लो चार्ट के माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं। चित्रकला अपना टॉपिक है और राजस्थान की चित्रकला का हम वर्गीकरण देख रहे हैं कि इसको किस प्रकार से अलग अलग स्कूलों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले मेवाड़ स्कूल।
उसके बाद मारवाड़ स्कूल, फिर जयपुर क्षेत्र वाला, ढूंढाड़ स्कूल और अंत में हाड़ौती स्कूल। तो इन सभी की हम शैलियों को देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सी शैलियाँ आती है। ये आपको याद रखना है कि कौन से स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ आती है। तो मेवाड़ स्कूल में हमने देखा सबसे पहले तो उदयपुर शैली, उसके बाद नाथद्वारा शैली, उसके बाद चावंड शैली, फिर देवगढ़ शैली और फिर अंतिम इसमें शाहपुरा शैली। तो ये 5 शैलियाँ हमने देखी उदयपुर स्कूल में, मेवाड़ स्कूल में। अब मारवाड़ स्कूल की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले मुख्य शैली यहाँ की जोधपुर शैली, फिर बीकानेर शैली, फिर किशनगढ़ शैली। साथ के साथ आप नोट कर लीजिए सारा, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, आया भी हुआ है एक बार। फिर नागौर शैली, किशनगढ़ अजमेर में है वैसे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वर्तमान समय में हम देखें तो, और फिर जैसलमेर शैली। ढूंढाड़ स्कूल की यदि बात करें तो यहाँ पर हमें शैलियाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले आमेर शैली, जयपुर के बसने के पश्चात यहाँ पर जो चित्र बने उनको अलग से कैटेगराइज कर दिया जयपुर शैली के नाम से, है दोनों एक ही बात। शेखावाटी शैली को भी जयपुर क्षेत्र में रखा है, ढूंढाड़ क्षेत्र में रखा है, ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत रखा है शेखावाटी शैली। उसके बाद उनियारा शैली, उनियारा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट वर्तमान टोंक में है। उनियारा के बाद अलवर शैली और हाड़ौती स्कूल में 2 शैलियाँ, एक इसकी प्राचीनतम शैली बूंदी और एक उप शैली कोटा शैली। तो 2 शैलियाँ हाड़ौती स्कूल में, बूंदी और कोटा। बाकी ये सारे चारों स्कूल हमने देखे राजस्थान की चित्रकला को वर्गीकरण करने में। इनमें कौन कौन सी शैलियाँ आती है ये बस आपको याद रखना है, क्षेत्र के हिसाब से ही हैं, एक सी विशेषताओं को लेके हुए। तो अब हम इनमें से एक एक शैली का एक एक स्कूल के हिसाब से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ स्कूल। सबसे पहले मैं आपको सारी की सारी शैलियाँ ये पूरा थ्योरेटिकली करवाऊंगा, पूरा डिटेल में एक एक शैली को लेंगे हम और उसकी सारी विशेषताएं, उसमें किस किस प्रकार के चित्र बने, कौन कौन से चित्रकार थे, किस किस प्रकार के रंगों का उपयोग हुआ, ये सारी बातें हम प्रत्येक एक एक शैली में देखेंगे। उसके बाद मैं आपको सारी शैलियों का एक साथ एक ही टेबल में कंपैरेटिवली रिवीजन करवा दूंगा। कंपैरिजन करके देखेंगे हम सारी शैलियों को एक साथ एक ही टेबल के रूप में, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम एक एक शैली को पूरा डिटेल में थ्योरेटिकली करते हैं। तो सबसे पहले है मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले उदयपुर शैली। देखिए, कल मैंने आपको बताया था, जब हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ और किस समय में हुआ, उस समय मैंने आपको बताया कि गुजरात से चित्रकार राजस्थान के क्षेत्र में आए थे। दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़ के क्षेत्र में गुजरात से आए थे। तो गुजरात से जो चित्रकार आए वो सबसे पहले मेवाड़ में आए। तो राजस्थान की जिसे हम मूल शैली बोलते हैं, जो मौलिक शैली है राजस्थान की, वो उदयपुर शैली है। उदयपुर शैली को ही मेवाड़ शैली भी बोल देते हैं, कहीं कहीं किताबों में मेवाड़ शैली लिखा होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों एक ही बात है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मेवाड़ क्षेत्र में जब चित्रकार आए तो जो राजस्थान की पहली शैली है जो विकसित हुई उद्भव होने के पश्चात, वो है उदयपुर शैली। उदयपुर शैली राजस्थान की पहली मूल शैली है। ठीक है, तो एक तो इसके बारे में यही बात याद रखनी है कि ये राजस्थान की मौलिक शैली है, मूल शैली है, पहली शैली है। अब इसमें हम कुछ सामान्य फैक्ट्स देखेंगे कि जैसे कि
उदयपुर शैली पर सर्वप्रथम प्रभाव किस शैली का पड़ा? अन्य शैलियों का या अन्य कल्चर का, किस कल्चर का इस पर सबसे पहले प्रभाव पड़ा? तो इस पर प्रभाव पड़ा गुजरात शैली का। जैसे कि कल मैंने आपको बताया ही था कि राजस्थान पर सबसे पहले प्रभाव किसका पड़ा, गुजरात या फिर जैन शैली का। तो यही राजस्थान की पहली शैली है। चित्रकला की सिस्टमेटिक शुरुआत राजस्थान में यहीं से हुई थी और इस पर गुजरात या जैन शैली का प्रभाव पड़ा था। कल के लेक्चर में हमने बात की थी। सबसे पहले इस पर प्रभाव किसका पड़ा, गुजरात शैली का, या फिर इसे जैन शैली भी बोला था हमने क्योंकि जैन चित्रकार इसमें सबसे ज़्यादा थे। इसके बाद उदयपुर शैली का स्वर्णकाल कौन सा है, ये भी एक सामान्य फैक्ट है। स्वर्णकाल की हम बात करें, गोल्डन पीरियड, अर्थात ऐसा समय जब सबसे ज़्यादा इस चित्रकला का विकास हुआ, सबसे ज़्यादा इसमें चित्र बने, सबसे ज़्यादा चित्रकारों को महत्व दिया गया, तो वो समय कौन सा है? उदयपुर शैली में वो समय है महाराणा जगत सिंह प्रथम का। महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय उदयपुर शैली के चित्रकारों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, सर्वाधिक चित्र बने, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र बने उदयपुर शैली में। इसके बाद यहाँ पर किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया ये देखते हैं। उदयपुर शैली में रंग कौन से प्रयोग में लिए गए? रंग और वृक्ष, कि भाई जो चित्र यहाँ पर बने उसमें वृक्षों का प्रयोग हुआ, पेड़ पौधे बनाए गए, तो सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ बनाए गए? तो वृक्ष की बात करें तो सबसे ज़्यादा उदयपुर शैली में कादम्ब के वृक्ष बने। और रंगों की बात करें तो वही रंग जो राजस्थान की संपूर्ण चित्रकला शैली में सर्वाधिक देखने को मिलता है, लाल और पीला। तो लाल और पीले रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ उदयपुर शैली में, कादम्ब के वृक्ष सबसे ज़्यादा बने। इसके बाद एक दो और सामान्य फैक्ट्स, जैसे हमने बताया कि कल मैंने आपको बताया था राजस्थान की चित्रकला की विशेषताओं में कि राजस्थान में नारी सौंदर्य पर सर्वाधिक चित्र बने हैं। नारी सौंदर्य पर चित्र राजस्थान चित्रकला की एक मुख्य विशेषता रही है, बहुत ज़्यादा चित्र बने हैं यहाँ पर। तो इसमें भी हम यही बात करेंगे कि नारी के बारे में किस प्रकार से बताया गया है उदयपुर शैली के चित्रों में। तो सबसे पहले तो जो नारी में चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है आँखें, नेत्र। तो नारी के जो नेत्र बताए गए हैं उदयपुर चित्र शैली में वो मछली के समान बताए गए हैं, मछली के जैसे नेत्र हैं, मछली के आकार के नारी के नेत्र दिखाए गए हैं उदयपुर शैली के चित्रों में, मछली के समान। आप याद रख सकते हो, जैसे उदयपुर झीलों की नगरी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा झीलें हैं, तो झीलों में क्या होती है, मछलियाँ होती है। इसी कारण उदयपुर शैली के चित्रों में नारी के नेत्र मछली के आकार के दिखाए गए हैं, मछली के समान दिखाए गए हैं। नारी नेत्र की बात होगी। दूसरा, कदकाठी जो है नारी की बिल्कुल सामान्य कदकाठी दिखाई गई, यहाँ ज़्यादा लंबा चौड़ा शरीर नहीं है, सामान्य कदकाठी के है, नारी और स्त्री और पुरुष दोनों ही। हम जब जोधपुर शैली में जाएंगे मारवाड़ स्कूल में, तो वहाँ पर स्त्री और पुरुषों की कदकाठी हमें ज़्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ पर कम है। इसको आप याद रख सकते हो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है ये, तो पहाड़ी क्षेत्र में सामान्य कदकाठी के लोग होते हैं, कम कदकाठी के लोग होते हैं। बस विशेष याद रखने वाली बात यही है कि नारी के जो नेत्र हैं वो मीन के समान या मछली के समान है। इसके बाद पशु पक्षी, पशु पक्षियों में किनका चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है? हाथी का चित्रण हुआ है, जो चकोर चकवा पक्षी होता है, चकवा पक्षी जिसे बोलते हैं चकोर, उसका चित्रण सर्वाधिक हुआ है। और पशुओं में यहाँ पर पशुओं की लड़ाई का चित्रण हुआ है खूब, पशु आपस में लड़ाई करते दिखाए गए हैं। पशुओं की लड़ाई का भी यहाँ पर अच्छा खूब चित्रण हुआ है। तो ये सारी सामान्य विशेषताएं उदयपुर शैली की। अब इसमें देखते हैं कि किस किस प्रकार के कौन कौन से चित्र बने और यहाँ के चित्रकार। ये जो सामान्य बातें हैं ये लगभग हम हर शैली में पढ़ेंगे, सभी शैलियों में पढ़ेंगे मुख्य, और इसके अलावा चित्र और चित्रकार पढ़ेंगे शैलियों के। तो चित्रकारों पर भी पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हाल का ट्रेंड ये है कि चित्रकार और चित्र पूछते हैं। ये तो सामान्य बातें हैं, ये भी पूछी जाती है, लेकिन चित्रकार आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वो ज़्यादा पूछते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि चित्र कौन कौन से बने। उदयपुर शैली के जो महत्वपूर्ण चित्र एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद करने हैं वो देखते हैं। तो एक तो संपूर्ण मेवाड़ स्कूल का, संपूर्ण मेवाड़ शैली का या उदयपुर शैली का सबसे प्राचीनतम जो चित्र है वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम चित्र यहाँ का है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये पूरा एक ही नाम है, इस एक चित्र का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी।
मेवाड़ स्कूल का, मेवाड़ शैली का, उदयपुर शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र है ये आपको याद रखना है, ये सबसे प्राचीनतम चित्र है। तेज सिंह के समय बना था ये, प्राचीनतम चित्र है। और यहाँ पर कौन कौन से चित्र हमें देखने को मिलते हैं? एक चित्र है जिसका नाम है सुपार्श्वनाथ चरित्रम। सुपार्श्वनाथ चरित्रम ये भी एक चित्र है यहाँ का काफ़ी फेमस चित्र है। इसके अलावा कलीला दमना, कल्पसूत्र, गीत गोविंद, आर्ष रामायण, ये भी कुछ अन्य चित्र उदयपुर शैली में हमें देखने को मिलते हैं। कलीला दमना क्या है? कलीला दमना पंचतंत्र की कहानियों का एक कैरेक्टर है। दमना अर्थात बुराई का प्रतीक, कलीला अच्छाई का प्रतीक। अच्छाई और बुराई की जो कहानियाँ होती है हमें सामान्य भी बहुत सुनने को मिलती हैं, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत गढ़ी गई हैं। तो उसी प्रकार पंचतंत्र की कहानियों में एक अच्छाई और बुराई की कहानी है, उसके कैरेक्टर्स हैं कलीला दमना, उनका चित्रण हुआ है। कल्पसूत्र का चित्रण हुआ है, आर्ष रामायण एक चित्र है और एक गीत गोविंद पर चित्रण हुआ है। तो ये हमने कुछ प्रमुख उदयपुर शैली के चित्र देखे, ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी प्राचीनतम चित्र है उदयपुर शैली का। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट है, कलीला दमना, कल्पसूत्र, गीत गोविंद और आर्ष रामायण, ये चित्र अन्य चित्रों में। अब ये किस किस ने बनाए या यहाँ पर और कौन कौन से मुख्य चित्रकार हुए उनका भी देखते हैं। चित्रकार, उदयपुर शैली के मुख्य चित्रकार। आजकल चित्रकार पूछे जाते हैं भाई, 3-4 चित्रकार देकर के पूछ लेंगे ये कौन सी शैली के हैं, या फिर शैली दे के नीचे 3-4 चित्रकार दे देंगे और पूछ देंगे कि इस शैली का इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो मुख्य 4-5 प्रत्येक शैली में हम चित्रकारों के नाम याद करेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से चित्रकार है। एक तो जो मैंने लिखा था अभी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो प्राचीनतम चित्र है उदयपुर शैली का, वो किसने बनाया है? उसका चित्रकार है कमल चंद्र। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बनाने वाला चित्रकार है कमल चंद्र, याद रखना, ये आप इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा चित्र मैंने लिखा था सुपार्श्वनाथ चरितम, वो बनाया था हीरानंद ने। हीरानंद कौन है? हीरानंद ने ये चित्र कुंभा के जो पिता थे मोक्कल, उनके समय में बनाया था। बाद में हीरानंद कुंभा के गुरु भी रहे। हम राजस्थान इतिहास में पढ़ते हैं कुंभा के गुरु का नाम हीरानंद, तो ये वही हीरानंद है। इन्होंने उदयपुर शैली में चित्र बनाया सुपार्श्वनाथ चरित्रम। इसके अलावा कलीला दमना का चित्र बना और अन्य सारे चित्र बने। तो यहाँ पर और अन्य जो चित्रकार हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ बस। जैसे एक नाम है साहिबदीन, एक नाम है रामा, अमरा, ये सभी नाम मिलते हैं यहाँ पर। मुख्य ये 2 ही हैं, ये सभी आप याद रख लेना। तो उदयपुर शैली के ये सारे चित्रकार हैं। उदयपुर शैली में ये चित्रकारों के हमें नाम देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको, ये हमारी उदयपुर शैली कंप्लीट हुई अभी, मैं आपको सभी शैलियाँ इस प्रकार से करवाऊँगा। पहले पूरा डिटेल में एक एक चीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सारी शैलियों में यही सारी बातें हम कंपैरिजन के रूप में पढ़ेंगे, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, चित्रकला आपको आसानी से कवर हो जाएगी। अब नेक्स्ट शैली हम करते हैं इसी में, नाथद्वारा शैली। मेवाड़ स्कूल में ही दूसरी शैली हम करते हैं नाथद्वारा। नाथद्वारा सिर्फ राजस्थान में नहीं, संपूर्ण उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण जी के एक बहुत बड़े मंदिर के लिए श्रीनाथ जी का जो मंदिर कहते हैं हम, यहाँ पर नाथद्वारा में है। तो नाथद्वारा का नाम सुनते ही आपको श्री कृष्ण जी याद आने चाहिए, श्री कृष्ण का मंदिर याद आ जाना चाहिए, कृष्ण की लीलाएं याद आनी चाहिए। यहाँ पर जो कुछ भी है श्री कृष्ण से संबंधित ही है, उसी कारण ये फेमस है, और यहाँ कुछ नहीं है। राजसमंद जिले में है नाथद्वारा। तो नाथद्वारा में हम चित्रकला में बात करते हैं। तो नाथद्वारा चित्रकला पर सबसे पहले प्रभाव किस शैली का पड़ा? तो मैंने आपको बताया ना कि नाथद्वारा में जो कुछ भी है श्री कृष्ण से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रभाव सबसे पहले एक तो ब्रज का पड़ेगा, तो प्रभाव एक तो ब्रज का पड़ा है। उसके अलावा इस क्षेत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण शैली है, सबसे बड़ी शैली है, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ब्रिज के साथ उदयपुर शैली का प्रभाव पड़ा है।
जो यहाँ की मेवाड़ स्कूल की मुख्य शैली है उसका प्रभाव सभी में देखने को मिलता है। तो नाथद्वारा शैली पर एक तो ब्रज का प्रभाव पड़ा है और दूसरा उदयपुर शैली का प्रभाव पड़ा है। इसके बाद स्वर्णकाल की बात करें तो नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल किसका काल कहा जाता है, सबसे ज़्यादा चित्र किसके काल में बने यहाँ पर। तो नाथद्वारा में देखिए आप, यदि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल किस शासक का टाइम पीरियड हो सकता है। देखिए नाथद्वारा की स्टोरी क्या है। जब औरंगजेब ने उत्तर भारत के मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया था, मथुरा वृंदावन यहाँ के सभी मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो उस क्षेत्र के जो कुछ हिंदू धर्मावलंबी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मंदिर तो ये तोड़ रहे हैं तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं उनको निकाल कर ले जाएं। यहाँ की मूर्तियाँ तो वो लोग क्या करने लगे, मंदिरों की मूर्तियाँ निकाल करके और दूसरे स्थानों पर ले जाने लगे। मंदिरों की मूर्तियाँ निकाल करके ले जाते। तो राजस्थान में भी उस समय करीब 50 के करीब मूर्तियाँ लाई गई मथुरा वृंदावन के अलग अलग मंदिरों से। तो उसी समय दामोदर नाम के एक व्यक्ति वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर के आ गए मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ रियासत में, और सिहाड़ गांव के नज़दीक वो बैठ गए। तो जब उस समय मेवाड़ में शासक थे महाराणा राज सिंह। राज सिंह को जब ये पता चला कि इस तरीके से बातें हुई है और एक कोई व्यक्ति है जो मूर्ति लेकर के हमारे क्षेत्र में आ गया है, तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पर वो बैठे थे सिहाड़ गांव में, वहीं पर उस मूर्ति को स्थापित करवाया, उसका मंदिर बनवाया और श्रीनाथ जी के नाम के कारण वो क्षेत्र उसके बाद क्या कहलाने लगा, नाथद्वारा। तो ये नाथद्वारा की स्टोरी है। तो नाथद्वारा में जो कुछ भी है महाराणा राज सिंह के समय का है। तो नाथद्वारा की जो शैली है, जो चित्रकला शैली है, उसका स्वर्णकाल कौन सा कहलाएगा, राज सिंह का ही स्वर्णकाल कहलाएगा। ये सारी बातें हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी। तो महाराणा राज सिंह का समय नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल। नाथद्वारा की पिछवाइयाँ भी प्रसिद्ध है, हम आगे लोक कलाओं में, हस्तकलाओं में पढ़ेंगे उसको डिटेल से। तो नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल राज सिंह का काल। नाथद्वारा में वृक्ष कौन से सबसे ज़्यादा चित्रित हुए हैं, तो केले के वृक्षों को सबसे ज़्यादा चित्रण किया गया है। रंगों की बात करें तो रंग कौन से ज़्यादा उपयोग में लिए गए हैं, तो जो केले का रंग होता है वही पीला, और हरे भी होते हैं केले, तो पीला और हरा, ये दो रंग सबसे ज़्यादा काम में लिए गए। डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, केले के वृक्ष और जो केले का रंग होता है पीला और हरा, उन्हीं रंगों का प्रयोग किया गया। इन पर क्वेश्चन शायद ना आए, लेकिन फिर भी आप कहीं कुछ विशेषताओं में पूछ लिया जाए तो आप याद रखना। नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो प्रभाव हो गया, स्वर्णकाल हो गया, राज सिंह का टाइम पीरियड, वृक्ष केला हो गया, रंग पीला हो गया और हरा। इसके बाद पशु पक्षी, यहाँ पर पशु पक्षियों का किस प्रकार चित्रण हुआ है, तो पशु पक्षी यहाँ पर, अच्छा नारी सौंदर्य रह गया। नारी के नेत्रों के बारे में किस प्रकार की बात की गई है नाथद्वारा शैली में, तो नाथद्वारा शैली में नारी के नेत्र चकोर पक्षी के समान दिखाए गए हैं। जिस चकोर पक्षी का उदयपुर शैली में चित्रण हुआ है, उस चकोर पक्षी के समान नाथद्वारा शैली में नारी के नेत्र दिखाए गए हैं, चकोर पक्षी के जैसे। ठीक है, बस याद रखना है आपको। अब यहाँ पर बने चित्रों की बात करते हैं कि कौन कौन से चित्र इस क्षेत्र में या नाथद्वारा शैली में मुख्य हैं जो हमें याद रखने हैं। तो एक तो यहाँ पर चित्र मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया कि नाथद्वारा शैली में श्री कृष्ण से संबंधित है सब कुछ, तो यहाँ पर चित्र हमें मिलेंगे श्री कृष्ण के ही बाल लीलाओं के रूप में माँ यशोदा के साथ। श्री कृष्ण और यशोदा के चित्र। दूसरा, श्री कृष्ण से और क्या चीज़ संबंधित थी, तो गोपियाँ और ग्वाले। तो गोपियों और ग्वालों के चित्र मिलते हैं। इसके अलावा श्रीनाथ जी के विग्रह के चित्र, श्रीनाथ जी के विग्रह के चित्र। विग्रह क्या होता है, विग्रह अर्थात संपूर्ण शरीर की पूजा ना करके उसके किसी एक भाग की पूजा करना। जैसे हमारे यहाँ होता है सालासर में हनुमान जी के मुख, जो दाढ़ी और मूछ वाला मुख है, सिर्फ उस मुख की पूजा की जाती है। खाटू श्याम जी में भी जो बर्बरिक थे उनके सिर्फ मुख की पूजा की जाती है। पहाड़ की चोटी पर उनका सिर्फ सर रखा गया था, सर की पूजा की जाती है। उसी प्रकार से श्रीनाथ जी के विग्रह अर्थात शरीर के किसी एक भाग की, मुख की पूजा की जाती है। तो श्रीनाथ जी के विग्रह के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये इस प्रकार के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चित्रकारों की बात करें तो नाथद्वारा शैली में चित्रकार कौन कौन से हुए, तो ये भी याद करना काफ़ी आसान है भाई। नाथद्वारा शैली के चित्रकार याद करना आसान है। मैंने बताया नाथद्वारा शैली में सब कुछ श्री कृष्ण जी से संबंधित, तो उन्हीं के नाम से संबंधित इस शैली के चित्रकार हैं, जैसे नारायण, विष्णु का ही नाम है। दूसरा देवकृष्ण, एक नाम मिलता है नरोत्तम,
एक चित्रकार हैं चतुर्भुज और एक चित्रकार हैं घासीराम। तो ये चित्रकारों के नाम हमें नाथद्वारा शैली में देखने को मिलते हैं। सारी शैलियाँ कंप्लीट करने के बाद हम यही सारी बातें टेबल के रूप में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये सारे चित्रकार है, एक बार आप इनको बस हल्का हल्का याद कर लीजिए, बाकी टेबल के माध्यम से और अच्छे से मैं आपको याद करवा दूंगा। नेक्स्ट शैली अपनी नाथद्वारा शैली के बाद यहाँ पर चावंड शैली। चावंड अर्थात उदयपुर में चावंड है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट बात करें तो। और चावंड के नाम से आपको किसकी याद आती है? चावंड अर्थात महाराणा प्रताप। आपको पता है महाराणा प्रताप का सारा जीवन अकबर से संघर्ष करने में चला गया, तो महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी के रूप में जानी जाती है वो है चावंड। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहलाती है। महाराणा प्रताप ने ही चावंड को बसाया था अपनी नई राजधानी के रूप में। तो महाराणा प्रताप तो यहाँ पर कला का कुछ विकास कर नहीं सके, वो तो अपना सारा जीवन संघर्ष करने में ही बीत गया। तो उनके जो पुत्र थे फिर अमर सिंह ने जब मुगलों के साथ संधि, मजबूरन संधि करनी पड़ गई उन्हें, तब उन्होंने आराम से बैठे तब उन्होंने फिर कला का विकास करवाया इस क्षेत्र में। महाराणा प्रताप कहाँ कला का विकास करवा सकते थे, उनके पास ऐसा समय नहीं था। अमर सिंह को जब मजबूरन संधि करनी पड़ी तब उन्हें संघर्षों से और लड़ाइयों से थोड़ा समय मिला, फ्री हुए, तब उन्होंने कला का विकास कराया। तो चावंड शैली का विकास महाराणा अमर सिंह के समय हुआ। शुरुआत की अगर पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, यदि कोई पूछे कि चावंड चित्रकला शैली का शुरुआत किस समय हुआ, तो शुरुआत तो महाराणा प्रताप ही कहा जाएगा। चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के ही समय में हुई, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा विकास और सबसे ज़्यादा स्वर्णकाल किसका कहा जाएगा, तो उनके पुत्र अमर सिंह का ही कहा जाएगा। तो चावंड शैली में सबसे पहले तो स्वर्णकाल महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का। देखिए मैं आपको सारी बातें एक दूसरे से लिंक करके बता रहा हूँ, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। चावंड अर्थात महाराणा प्रताप और उनसे फिर अमर सिंह, तो आपको ये याद रह जाएगा। इसी प्रकार नाथद्वारा अर्थात सारा राज सिंह वाला किस्सा मैंने आपको बताया, और फिर उसी के साथ जुड़ते हुए श्री कृष्ण जी की बातें, तो सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। तो स्वर्णकाल अमर सिंह का रहा। अच्छा, जब अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि करी ही ली, तो फिर इस पर यदि प्रभाव की बात करें तो चावंड शैली पर, जैसे हम अभी तक सभी शैलियों में देखते हैं कि किस किस शैली का अन्य प्रभाव पड़ा, तो चावंड शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ेगा, आप खुद अंदाजा आप लगा सकते हैं। चावंड शैली पर प्रभाव फिर किस शैली का पड़ेगा, क्योंकि मुगलों के साथ संधि हो चुकी है तो प्रभाव उन्हीं का पड़ेगा। चावंड शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। इसके बाद और इसमें विशेष ज़्यादा बातें हैं नहीं, बस चित्र इसके आप याद रख सकते हो। चित्र एक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भाई चावंड शैली में चित्र कौन सा बना है, तो रागमाला। रागमाला क्या है? रागमाला कोई एक चित्र नहीं है, रागमाला संपूर्ण राजस्थान में बहुत जगह चित्र बनाए हैं। रागमाला राजस्थान में चित्रों का एक विषय है, चित्रों का एक सब्जेक्ट है, जिस पर अलग अलग अनेक शैलियों में चित्र बने हैं। रागमाला का अर्थ क्या होता है? राग अर्थात संगीत से इसका अर्थ है संगीत पर चित्रण करना, संगीत से संबंधित ये चित्र होते हैं। तो ये अलग अलग जगह विभिन्न शैलियों में बने हैं, लेकिन रागमाला जो चावंड शैली में चित्र बना है वो रागमाला का सबसे बड़ा सेट है जो अमर सिंह के समय में बना है। इसीलिए आपको इसको याद रखना है, ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सबसे बड़ा रागमाला है जो चावंड शैली में बना है, अमर सिंह के द्वारा बनवाया गया है। और इसका चित्रकार कौन है इस रागमाला का? नासिरुद्दीन। ठीक है, बस चावंड शैली में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अमर सिंह मुगल ये आपको याद रह जाएगा। चित्र याद रखना है, रागमाला अमर सिंह के द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा सेट है संपूर्ण रागमाला सब्जेक्ट का, संगीत पर आधारित चित्र होता है। चित्रकार है इसका नासिरुद्दीन। नेक्स्ट शैली की हम बात करते हैं, देवगढ़ शैली। मेवाड़ स्कूल की अंतिम शैली। इसके बाद शाहपुरा शैली में ऐसा कोई विशेष पढ़ने वाला नहीं है, अलग बातें, बस वो वर्गीकरण में सारे नाम लिख दिए जाते हैं। पढ़ने वाली ये अंतिम शैली है मेवाड़ स्कूल की, देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली में भी सबसे पहले इस पर प्रभाव किसका पड़ा, तो ये एक अलग प्रकार की शैली है, अलग किस्म की शैली है। मतलब है तो मेवाड़ स्कूल से ही संबंधित, लेकिन
संपूर्ण मेवाड़ स्कूल की चित्रकला शैलियों में देवगढ़ शैली एक अलग ही दिखती है, अर्थात इस पर जो प्रभाव पड़ा है वो जोधपुर का प्रभाव पड़ा है, जयपुर का भी प्रभाव पड़ा है, और जो यहाँ की मूल शैली है उसका तो प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा। जब बाहर वालों का ही प्रभाव पड़ रहा है तो खुद का तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो जयपुर और जोधपुर का इस पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। जोधपुर का प्रभाव किस रूप में देखने को मिलता है? जोधपुर में क्या है? रेत के टीले हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। तो यहाँ के देवगढ़ के चित्रों में, देवगढ़ देखो वैसे तो राजसमंद में है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, अरावली की श्रेणियाँ हैं, तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर, लेकिन अरावली की पहाड़ियाँ होने के बावजूद भी पहाड़ी क्षेत्र में कोई व्यक्ति, कोई चित्रकार रेगिस्तान का चित्रांकन कर रहा है। तो कितनी ये अजीब बात है एक प्रकार से कि पहाड़ी क्षेत्र में कोई व्यक्ति रेगिस्तान की कल्पना करके और रेगिस्तान का चित्रांकन कर रहा है। तो इस प्रकार से इस पर जोधपुर का प्रभाव पड़ा है। और जयपुर का प्रभाव किस तरीके से पड़ा है वो मैं आपको अब चित्र बताऊंगा, तब समझ में आएगा यहाँ पर कौन कौन से चित्र बने। अच्छा, इस पर स्वर्णकाल की बात करें, वैसे देवगढ़ कोई रियासत नहीं थी, ये ठिकाना था छोटा, मेवाड़ रियासत के ही अधीन में। तो यहाँ पर जो सामंत था इसका, उसी का टाइम पीरियड, उसी ने इसमें थोड़ा काम किया, तो उसी को स्वर्णकाल के रूप में याद रखा जाता है, जो है द्वारकादास चुंडावत। ये सामंत था मेवाड़ रियासत का, लेकिन इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक अन्य नाम हमें मिलता है जो कि आपको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट है इस नाम की बजाय। वो है कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवगढ़ शैली को आगे कौन लेकर के आया, इसके बारे में किसने बताया? तो श्रीधर अंधारे, ये एक चित्रकला विशेषज्ञ थे इस क्षेत्र के। इन्होंने देवगढ़ शैली को हाशिए पर लाया, इसको प्रकाश में लाया, इसके बारे में लोगों को बताया कि यहाँ पर भी इस प्रकार के चित्र बने हैं। तो ये नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ये भले ही ना याद रखो। अब यहाँ पर चित्र कौन कौन से बने हैं, किस किस प्रकार के बने हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जयपुर और जोधपुर का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। चित्रों की बात करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जोधपुर का प्रभाव पड़ा, अर्थात यहाँ पर रेगिस्तान के चित्र बने हैं एक तो। दूसरा, जयपुर का प्रभाव किस तरीके से पड़ा। देखिए, जयपुर जो है वो बहुत ही भव्य एक प्रकार से रियासत रही है, क्योंकि सबसे पहले मुगलों की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी, जयपुर रियासत वालों ने, आमेर वालों ने। तो ये हमेशा से एक भव्यता की निशानी रही है राजस्थान में, आमेर रियासत या जयपुर रियासत। तो जयपुर का जो इस पर प्रभाव पड़ा वो किस रूप में देखने को मिलता है कि यहाँ पर दरबारी चित्र बने हैं, दरबारी ठाठ बाट के चित्र बने हैं। दूसरा, भव्यता से भरे हुए चित्र बने हैं, अंतःपुर के चित्र बने हैं। अंतःपुर अर्थात जहाँ पर रानियाँ रहती थी, महलों के अंदर, अंदर का भाग जहाँ पर रानियाँ रहती थी, जैसे रनिवास या फिर इस्लामिक में हरम बोलते हैं, वही अंतःपुर के चित्र बने हैं। दरबारी चित्र बने हैं, रेगिस्तान का चित्र अर्थात जोधपुर का प्रभाव। तो ये हुआ जोधपुर का प्रभाव और ये दोनों हुआ जयपुर का प्रभाव। इसी प्रकार के यहाँ पर चित्र बने हैं। और चित्रकार यहाँ पर एक देवगढ़ शैली में कोई विशेष चित्रकार का नाम हमें नहीं देखने को मिलता है, बस आपको चित्र याद रखने हैं, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मारवाड़ स्कूल की। अब हम मारवाड़ स्कूल की तरफ चलते हैं। मारवाड़ स्कूल की पहली मुख्य शैली जो है जोधपुर शैली, इसको हम पढ़ते हैं। जोधपुर शैली में किस किस प्रकार के चित्र बने, किस किस प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जोधपुर शैली पर प्रभाव किसका पड़ा बाहरी रूप से? मेवाड़ का। मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली, इसका इस पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम शैली थी राजस्थान की। जोधपुर वालों ने सबसे पहले इन्हीं की नकल करने का प्रयास किया अपने चित्रों में, इन्हीं के आधार पर चित्र बनाए। तो सबसे पहले प्रभाव इस पर पड़ा मेवाड़ शैली का। उसके बाद जोधपुर में जो राजा मालदेव हुए, उन्होंने क्या किया? मालदेव ने जोधपुर शैली का अलग अस्तित्व बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अभी तक के चित्रकार जो जोधपुर में मेवाड़ वालों की नकल करके चित्र बना रहे थे, उस परंपरा को समाप्त किया और इसका स्वतंत्र अस्तित्व लेकर के आए। यहाँ पर स्वतंत्र अस्तित्व के अपने तरीके के चित्र बनवाए जोधपुर शैली में मालदेव ने। उसके बाद लेकिन स्वर्णकाल मालदेव का काल नहीं कहलाता है, मालदेव का काल स्वर्णकाल नहीं कहलाता है। स्वर्णकाल यहाँ पर कहलाएगा जिसके काल में सबसे ज़्यादा चित्र बने और सबसे प्रसिद्ध चित्र बने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का।
मालदेव का तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि उनके समय में इसका स्वतंत्र अस्तित्व आया, लेकिन स्वर्णकाल कहलाएगा जसवंत सिंह प्रथम का, ये याद रखना आप। और यहाँ पर पेड़ वृक्ष की बात करें, आम का पेड़, देखिए जोधपुर के रेगिस्तान में आम का पेड़, कवि की कल्पना, चित्रकार की कल्पना देखिए, जोधपुर में आम का पेड़ दिखा रहा है। और रंग की बात करें तो फिर कौन सा, जो आम का रंग होता है वही पीला रंग, पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। आम के पेड़ का चित्रण काफ़ी हुआ है। गोल्डन टाइम जसवंत सिंह प्रथम का, प्रभाव किसका पड़ा, मेवाड़ शैली का। ये इसकी सामान्य बातें हुई। नारी नेत्रों की बात करें, नारी सौंदर्य की, नारी नेत्र किस प्रकार के दिखाए गए हैं, तो जोधपुर शैली में बादाम जैसी आंखें, नारी की बादाम जैसी आंखें दिखाई गई हैं स्त्री की जोधपुर चित्र शैली में। नेक्स्ट, यहाँ के चित्र, कौन कौन से चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चित्रों की बात करें तो यहाँ पर एक तो जो पृथ्वीराज राठौड़ थे बीकानेर के, उन्होंने लिखा था वेली किशन रुक्मणीरी। वैली कृष्ण और रुक्मणीरी, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन के किले में बैठ करके ये लिखा था वैली किशन रुक्मणीरी। इसके चित्र बने हैं जोधपुर चित्रशैली में, इसका चित्रण हुआ है। ये ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो जो बातें बताई गई है उनको चित्रों में उकेर दिया गया है जोधपुर चित्रशैली में। दूसरा, जोधपुर चित्रशैली का प्राचीनतम चित्र कौन सा है, तो प्राचीनतम चित्र यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, सॉरी ओग निरुक्ति नहीं है, ओग निरुक्ति जैसलमेर शैली का है, वो संपूर्ण राजस्थान का प्राचीनतम चित्र है। यहाँ पर वैली किशन रुक्मणीरी एक चित्र देखने को मिलता है। उसके अलावा राजस्थान की जो प्रेम कहानियाँ हैं, जैसे ढोला मारू, मूमल महेंद्र, उनके चित्र यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलते हैं। ढोला मारू का चित्र, मूमल महेंद्र, मूमल जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी, लोद्रवा की। मूमल महेंद्र के चित्र एक और है निहाल सुल्तान। तो इन सभी के चित्र यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ जोधपुर शैली के चित्र। ढोला मारू और मूमल महेंद्र की भी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दूंगा अभी। उससे पहले यहाँ के चित्रकार देख लेते हैं। जोधपुर शैली में चित्रकार कौन कौन से हुए। तो जोधपुर शैली के जो चित्रकार हैं वो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। ये भाटी चित्रकार हैं। भाटी किसी चित्रकार के साथ आ जाए तो वो जोधपुर शैली का होगा, जैसे किशन भाटी, बिशन भाटी, छज्जू भाटी, रामा भाटी, ये कुछ मुख्य जोधपुर शैली के चित्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ अपना जोधपुर शैली। एक सभी शैलियों में एक एक चित्र और है, वो मैं आपको बताना भूल गया। नायिका का चित्रण किया गया है, अर्थात स्त्री को किस रूप में दिखाया गया है, नायिका भेद जिसे हम बोलते हैं। अभी बता देता हूँ मैं। कि नायिका भेद किस प्रकार से किया गया है। नायिका भेद का अर्थ क्या है भाई, नायिका के अंदर दिल की मनोदशा को किस किस रूप में बांटा गया है। नायिका के अंदर जो उसकी मनोदशा चल रही है, जिस प्रकार से वो सोच रही है, उसके आधार पर उसको 8 प्रकार की बताया गया है। इससे बोला गया है नायिका भेद। 8 प्रकार की बताई गई है। कभी वो दुख में है, कभी वो विरह में है, कभी सुख में है, कभी खुश में है। इस प्रकार से उसकी अलग अलग भेद बताए गए हैं। तो इन भेदों के आधार पर ये संपूर्ण राजस्थान चित्रकला का एक विशेष टॉपिक रहा है, सब्जेक्ट रहा है। सभी जगह इसका चित्रण मिलता है। तो एक जोधपुर में किस प्रकार की नायिका भेद हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर पोषक पतिका नायिका देखने को मिलती है। पोषक पतिका का अर्थ क्या है, जो नायिका दुख में है। पोषक पतिका का अर्थ है कि ये अपने प्रेमी के विरह में, दुख में है। जोधपुर चित्रकला शैली में पोषक पतिका नायिका देखने को मिलती है। और मेवाड़ शैली में, जो उदयपुर शैली मैंने आपको बताई, वहाँ पर कौन सी नायिका है, वहाँ पर है विप्रलब्धा। विप्रलब्धा नायिका जोधपुर चित्रकला शैली में देखने को मिलती है।
विप्रलब्धा नायिका। तो ये हुई हमारी मेवाड़ शैली, सॉरी जोधपुर नहीं, ये विप्रलब्धा मेवाड़ चित्रकला शैली में, उदयपुर शैली में देखने को मिलती है विप्रलब्धा। ये भी दुखी है, ये नायिका भी दुख में है, अपने पति के दुख में है।